वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिए। रीज़न इसका ये है कि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा नहीं, बल्कि इन क्वेश्चंस को साथ के साथ याद कैसे रखें आप ये भी आपको बताऊँगा। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहले क्वेश्चन में आपको ये दो लिस्ट दे रखी हैं, आप इन दोनों लिस्ट को मैच कराना है। एक तरफ आपको जलाशय दे रखे हैं और एक तरफ दिए हुए हैं राज्य, या फिर एक तरफ कहें तो डैम और दूसरी तरफ स्टेट दिए हुए हैं। अभी जब भी हम किसी डैम की बात करते हैं तो एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होगी, कोई भी डैम किसी पर्टिकुलर रिवर के ऊपर होगा। दैट मीन्स कि अगर आपको वो रिवर की लोकेशन पता है तो आप इजीली बता पाएंगे वो कौन से स्टेट में वो डैम होगा। सो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भद्रा डैम की, तो ये आपका भद्रा नाम की एक रिवर है जिसके ऊपर है। ये भद्रा जो तुंगभद्रा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है या फिर उसकी एक सहायक नदी है तुंगभद्रा की। अब जैसे ही मैंने तुंगभद्रा बोला या फिर मैंने भद्रा रिवर बोला, एक चीज़ तो आपके दिमाग में क्लियर होगी कि नॉर्थ इंडिया में इस नाम की कोई रिवर नहीं है, दैट मीन्स साउथ इंडिया में है। अब जब हमने तुंगभद्रा की बात करी तो ऑब्वियस सी बात है इन चारों ऑप्शन में कर्नाटका के अलावा दूसरा कोई आंसर होगा ही नहीं। सो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? तुंगभद्रा। यानी कि जो हमारा ए आएगा इसका मिलन किसके साथ में होगा? 1 के साथ में। इसके बाद भवानी सागर डैम की बात करें तो भवानी नाम से एक रिवर है, ठीक है। अब ये रिवर जैसे ही आप सोचोगे नॉर्थ में तो आपको नॉर्थ में समझ में नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता आपने आज तक कभी ऐसी कोई रिवर का नाम नॉर्थ में देखा होगा। सो ऑब्वियस सी बात है साउथ की होगी ये। इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो डैम था ये इंडिया जब आज़ाद हुआ हमारा तो 1948 के आसपास इसको शुरू किया गया और इंडिया का पहला ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था इरिगेशन से रिलेटेड, ठीक है। मतलब छोटे प्रोजेक्ट तो और भी कई स्टार्ट हुए थे, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में कहें तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहा था। लोअर भवानी जो डैम था उसका प्रोजेक्ट। तो ये किसका आएगा? आपका तमिलनाडु से इसको एसोसिएट करेंगे। दैट मीन्स बी हमारा क्या हो जाएगा? 4। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधी सागर। तो गांधी सागर की हमने पहले ही बात करी है कि गांधी सागर आपका कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। इसको सिंपल सा याद करने के लिए आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जो हैं कभी भी किसी के बीच में लड़ाई होती थी तो मध्यस्थता करते थे। मतलब उनके बीच में आ जाते थे, मध्य में आ जाते थे कि भाई तुम लड़ो मत। चाहे वो हिंदू मुसलमान की बात हो गई, चाहे किसी और चीज़ की बात हो गई, वो हमेशा बीच में रहते थे कि भाई चीज़ें जो हैं वर्स ना हो, दो लोगों के बीच में लड़ाई ना हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनको एसोसिएट कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता आप कभी भूलोगे भी। इसके बाद राणा प्रताप सागर की बात करें। अब ये जो राणा प्रताप सागर ये कौन सी रिवर पर बना हुआ है? तो ये है आपकी चंबल रिवर। अब चंबल रिवर का मतलब क्या हो गया? चंबल रिवर का मतलब अगर इन ऑप्शंस में हम देखें तो सिंपल सा राजस्थान आपका निकल के आएगा। मध्य प्रदेश ऑलरेडी ऑक्युपाई हो चुका है और ये जो आपका राणा प्रताप सागर है ये कहाँ पर है? आपका रावत भाटा जो डिस्ट्रिक्ट है आपका राजस्थान का, वहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या आएगा? D3। सो हमारा जो कोड होगा 1। आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 423 दैट विल बी द कोड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर भी आपको दो ये लिस्ट दे रखी है। एक तरफ आपको नदी घाटी परियोजना दे रखी है और एक तरफ दिया हुआ है रिवर, और आपको इसको यहाँ पर कोड की हेल्प से मिलाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? तलैया बांध की। अगर इसको तलैया ना पढ़ के मैं सिंपल तलैया पढ़ूँ, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे तलैया का मतलब क्या होता है। घरों के बिल्कुल पास में
घरों के पास में क्या होता है, या फिर घरों के बराबर में बोलें, घरों के बराबर में ही जब घर का पानी जाता है धीरे धीरे वहाँ पर पानी जमा होने लगता है और एक छोटी सी तलैया टाइप की बन जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 घर हैं और इन चारों घरों का पानी जो है बराबर निकल रहा है अपने घर के पास में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पानी एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा और इनके घरों के बराबर में पूरी तलैया इकट्ठी हो जाएगी। बार बार मैं एक वर्ड पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, एक है आपका तलैया, एक है बराबर, जो घरों के बराबर की हम बात कर रहे हैं। सो जैसे ही आप यहाँ पर तलैया को तलैया पढ़ोगे और बराकर को बराबर पढ़ोगे, ठीक है, ईजिली पढ़ सकते हो आप इसको, तो आप इनको अटैच कर सकते हो कि तलैया जो है वो घरों के बराबर में बन गई, क्योंकि घर से पानी निकल रहा था। पहला आपने यहाँ पर अटैच कर लिया कि ए हो जाएगा 3। दूसरा देखिए, जिनको ऑलरेडी याद है उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट जिनको याद नहीं है वो इस तरीके से यहाँ पर याद रख सकते हैं। और ट्रिक को आप लाइफ टाइम याद रखें ये भी ज़रूरी नहीं है, मुश्किल से 10-15 बार जब ये चीज़ आपके निगाह के सामने से घूमेगी उसके बाद ट्रिक आप भूल जाएं, लेकिन आप ये हमेशा याद रखेंगे कि तलैया बांध जो है ये बराकर रिवर पर बंधा हुआ है, ये बना हुआ है, ये पूरी परियोजना। इसके बाद पंचेट हिल की बात करें। अब आप जहाँ पर जैसे ही देख रहे हो हिल, जो भी आपका हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दाम बहुत ज़्यादा होते हैं हर चीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पर हिल उठाना है और यहाँ पर उठाना है दाम, ठीक है। तो दोनों को आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो कि हिल एरियाज़ पे दाम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पंचेट हिल बांध जो है ये कहाँ पर लोकेटेड होगा, आपका दामोदर रिवर पर। सो बी आपका किससे आ जाएगा, फर्स्ट से। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें राणा प्रताप सागर की। तो अभी हमने देखा था राणा प्रताप सागर, भाई इन्होंने राज करा था, राणा प्रताप ने, ठीक है, राज करा था, दैट मीन्स राजस्थान की हमने बात करी थी। अब ये कौन सी रिवर पर लोकेटेड था, अभी हमने देखा था चंबल रिवर पर, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई राणा प्रताप में बल बहुत था, तो यहाँ से चंबल से सिंपल आप बल उठा लो और राणा प्रताप के अंदर बल था, इससे तो कोई व्यक्ति डिनाई कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी क्या हो जाएगा, सी का रिलेशन हो जाएगा आपका 2 से। इसके बाद माता टीला, जो हमने पहले ट्रिक बनाई थी कि भाई माता जी जो हैं जब आप कोई घर में शैतानी करते थे बचपन में तो बेंत लेके आपको मारती थी, और मुझे लगता है ये सबके साथ होता होगा। सो माता जी जो हैं यहाँ से उठाइए और यहाँ से उठाइए बेंत और दोनों को कर दीजिए अटैच। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा D4। तो इस तरीके से कोड क्या हो जाएगा 3124, दैट विल बी द कोड। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है कोल बांध की। ये जो परियोजना है इसका निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हो कोल बांध, ठीक है, या फिर मैं इसको सिंपली इंग्लिश में लिख दूं COAL, और मैं आपसे पूछूं कि इसका कलर कैसा होता है, सो आप बोलेंगे ब्लैक, ठीक है। ब्लैक आपको कब दिखाई पड़ेगा, जब आप सपोज ऊपर से झांक रहे हैं तो नीचे तल पे यहाँ पर जो आपको दिखेगा, अगर अंधेरा है तो एकदम ब्लैक दिखेगा। कैसा दिखेगा, ब्लैक। जब आप ऊपर से झांकेंगे किसी गहराई वाली चीज़ में तो नीचे आपको एकदम कैसा दिखेगा, एकदम दिखेगा ब्लैक, ठीक है। कहाँ पर झांकेंगे, तल पर। सो यहाँ पर हमारा क्या हो गया भाई, ब्लैक का मतलब क्या हो गया, हमारा कोल का कलर होता है ब्लैक। सो ये जो कोल है ये तल, ऐसी रिवर के साथ में इसको एसोसिएट करना है जहाँ पर जिसमें नाम में जो है वो तल लिखा हो। तो यहाँ पर तल आपको क्लियरली दिख रहा है सतलज में, ठीक है। ये जो आप तल देख रहे हो, बस यहीं से हमें कोल को एसोसिएट करना है कि कोल का मतलब क्या हो गया, काला हो गया। या फिर हम कोल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कोल जो है बिल्कुल तल पर मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा, तल पर, और सतलज को आप इससे एसोसिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर दें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय कृषि का इतिहास ये किसने लिखा था। अब ये आपका MS स्वामीनाथन ने, S अयप्पन ने, या फिर KB थॉमस ने, या फिर MS रंधावा। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था, MS रंधावा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 365, इसमें पूछा गया है P सेनगुप्ता और G सदस्युक्त इन्होंने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में डिवाइड किया था। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, 60, यानी कि 60 उसमें कृषि क्षेत्रों में, लघु कृषि प्रदेशों में इन्होंने डिवाइड किया था, P सेनगुप्ता और G सदास्युक्त ने। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक कथन है और एक कारण दिया हुआ है। कथन है कि भारत की शुष्क पेटी
की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। कारण है कि इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा क्या होगा कि ये दोनों ही बातें अपने आप में तो सही हैं, बट ये जो कारण है ये सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है जो ऊपर स्टेटमेंट दिया है। सो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1950 में, 1960 में, 1970 या फिर 1980। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, 1960 यानी कि 1960। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर एक आपको स्टेटमेंट दे रखा है और एक दे रखा है रीज़न। स्टेटमेंट है कि पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कारण है इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है क्या नहीं। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह सही है, बट जो ये रीज़न है ये असर्शन को सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि या फिर भूजोत का छोटा आकार। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन सिंपली आपसे एक पॉजिटिव पॉइंट पूछ रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लो प्रोडक्टिविटी का इंडियन एग्रीकल्चर में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता यानी कि लो प्रोडक्टिविटी का रीज़न जो नहीं है वो आपको बताना है। दैट मीन्स 3 ऐसी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं जो आपका इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी लो प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो अगर हम जनसंख्या के दबाव की बात करें तो ये वाली बात सही है, ये निगेटिव पॉइंट है। इसी तरीके से प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें, निगेटिव पॉइंट है। हम भू जोत का छोटे आकार की बात करें तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। बट अगर हम कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ये निगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव पॉइंट है। सो ये कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी। इसके बाद दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात करी जा रही है कि भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार या फिर एक उद्योग। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी कि लाइवलीहुड कमाने का एक जरिया है सिर्फ। ऐसा ही भारत में एग्रीकल्चर को समझा जाता है। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वाले वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।